देखिए, जहाँ तक प्याज का विषय है, पिछली बार भी मैंने कहा था, दोबारा भी रिपीट करूंगा, सदन के अंदर भी इस पर चर्चा हुई थी और आपका सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है। प्याज के रेट कुछ बढ़े हैं, मगर किस प्रकार उसको कम करना है उसको लेकर निर्मला सीतारमण जी ने पूरा एक स्ल्यू ऑफ मेजर्स, इंपोर्ट किस प्रकार से बढ़ाना है, टेंडर जारी हो गए हैं, उसकी इंपोर्ट इजिप्ट से होनी शुरू हो गई है, और एक्सपोर्ट किस प्रकार घटाना है उस पर रोक लगा दी गई है, स्टॉकिंग और जो होर्डिंग हुई थी उसको कम करना, रेट इत्यादि हुए हैं। और आपको जान के खुशी भी होगी, रेट कम होने भी शुरू हो गए हैं। और जैसे दिल्ली में, मैं दिल्ली से आया, दिल्ली में अब रेट नॉर्मल ऑलमोस्ट हो चले हैं, क्योंकि काफ़ी जो बफर स्टॉक सेंटर के पास था अब वो अपने अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है यथाशीघ्र आप देखिएगा, यहाँ तो झारखंड में जहाँ तक मैं जानता हूँ सरकार कह रही थी कि हम तो कम रेट में बेचेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने इसे रोक भी लगाई थी, और इसका कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी और राजग ने जाके किया था इलेक्शन कमीशन से कि क्यों बेचने दिया जाए। खैर, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता। जहाँ तक इन्फ्लेशन का विषय है, ये हकीकत है कि एक समय 2014 से पहले हिंदुस्तान के अर्थ पटल पे ऐसा था कि जीडीपी नीचे और इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में था, 10% लगभग इन्फ्लेशन था। विगत 6 वर्षों में आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट 3.4 अधिकांश समय रहा है, ज्यादा से ज्यादा 4.4 तक इन्फ्लेशन रेट गया है। इसलिए हमने इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कंट्रोल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक आध आइटम उसमें होते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के विरुद्ध में थे, जो मंदिर निर्माण हो उसके विरुद्ध में थे, वही लोग CAB अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के विरोध में खड़े हैं। These are the usual suspects of Indian politics who can never see any growth, any development, any reform in Indian polity. ये कभी भी भारतवर्ष में किसी प्रकार का बदलाव हो, भारतवर्ष आगे बढ़े, भारतवर्ष रिफॉर्म की राह पे बढ़े, ये कभी भी इसे सह नहीं सकते। These people are generally called quote unquote as liberals, but they are the people who have a very shrunken thought. ये लिबरल्स नहीं है, ये बहुत शंकन थॉट रखते हैं, इनकी सोच बहुत लिमिटेड है, इनकी सोच बहुत छोटी है। आर्टिकल 370 जिस प्रकार एंटी वुमन था, महिलाओं के विरोध था, दलितों के विरोध था, एजुकेशन के विरोध था, एम्प्लॉयमेंट के विरोध था, मगर फिर भी इतने वर्षों तक इन्हीं लोगों ने अनुच्छेद 370 को बनाए रखने की कवायद की थी सेक्युलरिज्म के नाम पे। अब आर्टिकल 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल और एक खुशनुमा माहौल बना है। ठीक इसी प्रकार ये तथाकथित लिबरल लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं देना आना चाहते। किसके नाम पर? सेक्युलरिज्म के नाम ने। कल अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने सदन में पूछा। सवाल था कि कोई भी पार्टी खड़ी होकर बता दे, कोई भी सांसद खड़ा होकर ये बता दे किस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारे जो मुस्लिम साथी हैं भारतवर्ष में, हमारे जो नागरिक हैं, मुस्लिम नागरिक, हमारे जो भाई बंधु हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके अधिकारों का हनन किस प्रकार से होता है CAB पारित होने से। क्या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में किसी भी मुस्लिम बंधु के अधिकारों का हनन होता है, उसका क्षय होता है? Is any right, is any privilege of any Muslim in any corner of this country hurt by the पैसेज ऑफ CAB बिल 2019? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। किंतु देश में कुछ लोग इस प्रकार के एक डरावने माहौल को पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को इंस्टिगेट करना चाहते हैं, और खास करके एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाहते हैं, भ्रांति फैलाते हुए कि CAB 2019 ये एंटी मुस्लिम है। ये बिल्कुल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। और अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कल कही एक लाइन में, ही समड अप द होल मीनिंग ऑफ CAB, कि किसी का अधिकार छीना नहीं गया है, अपितु अधिकार दिया गया है। किसी से इतना रत्ती भर भी अधिकार नहीं छीना गया है, अधिकार देने का काम है। बंधुगण, एक सवाल उठता है, आज आप सबने सुबह देखा होगा पाकिस्तान ने भी क्रिटिसाइज कर दिया है CAB बिल का। भारत में कुछ भी अच्छा होता है, भारत में कुछ भी ऐसा होता है जो ह्यूमैनिटेरियन होता है, जो मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने वाला होता है, जो न्याय संगत होता है, तो स्वाभाविक है पाकिस्तान सदैव उसके खिलाफ ही वक्तव्य देता है। पाकिस्तान ने आज सुबह कहा है कि जो CAB है हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं भारत के धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कुठाराघात है, ये सेक्युलरिज्म को समाप्त कर रही है। बंधुगण, यही बयान कांग्रेस पार्टी का भी है। मैं एक सवाल बार बार पूछता हूं, व्हाई इज इट दैट both Pakistan's and Congress's statements of late sounds quite rhythmic and rhyming? ये एक रिदम में क्यों चलते हैं?
कि पहले कांग्रेस बोलेगी, फिर पाकिस्तान बोलेगा, फिर उसी बात को कांग्रेस रिपीट करेगी। और ये राइमिंग क्यों है? एक दूसरे के जैसे एकदम एक दूसरे के लिए बने, ऐसा क्यों? हमेशा एक ही जुबान में क्यों बोलते हैं? जब एयर स्ट्राइक होता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तब पाकिस्तान भी बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ था, एविडेंस दिखाओ। कांग्रेस पार्टी भी बोलती है एविडेंस दिखाओ। जब अनुच्छेद 370 हटाया जाता है, तब पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान में बहुत खराबी हो रही है, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, मुसलमानों के ऊपर अटैक है। जबकि अनुच्छेद 370 का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। यही चिदम्बरम साहब बेल पे बाहर आके झारखंड में आए थे अभी कुछ चंद दिनों पहले। इन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र नहीं होता तो फिर ये अनुच्छेद 370 बीजेपी नहीं हटाती। तो उसमें भी मुसलमान हिंदू कर रहे थे। और आज देखिए, जब CAB 2019 पारित हुआ है लोकसभा में, दोनों पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की जुबान एक जैसी है। दोनों कह रहे हैं इससे सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी कल आप झारखंड भी आए थे, आप जवाब दीजिए, why is it that the Congress party in Pakistan has always been speaking the same language, the same tone? Why do you have the same construct, the same narrative? ये हमेशा सेम चीजें आप क्यों बोलते हैं? झारखंड की पुण्य भूमि पे आए थे, बड़का गांव में अपने भाषण में उन्होंने झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, झारखंड के नेता श्री रघुवर दास के ऊपर कुठाराघात किया। उन्होंने आक्षेप लगाया कि रघुवर दास जी बहुत भ्रष्ट नेता है। मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल जी, आपके पास क्या तथ्य हैं जो आपने ऐसी बातें की? वैसे तो राहुल और तथ्य कभी साथ में चलती नहीं है। The two R's never go together. राहुल and responsibility never go together. वो irresponsible ही है, वो कभी भी responsibility के साथ बात तो करते नहीं है। बट चूंकि ये केवल रघुवर दास जी के ऊपर हमला नहीं है, ये झारखंड के मिट्टी पर हमला है। क्योंकि बिना तथ्य के झारखंड के CM, झारखंड के मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह देना, ये झारखंड के बच्चे बच्चे पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या तथ्य आपके पास है जो आपने झारखंड के मुख्यमंत्री पर बिना किसी तथ्य के इस प्रकार का हमला? राहुल जी अपने गिरेबान में झांक के देखिए। 5,000 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप पे, नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए गबन करने के आरोप पे आप मुचलके पे बाहर हैं, बेल बॉन्ड पे बाहर हैं। केवल आप ही नहीं, आप माताश्री अर्थात सोनिया जी दोनों ही बेल बॉन्ड पे बाहर हैं। हाफ ऑफ द कांग्रेस इज आउट ऑन बेल। ये चिदम्बरम साहब बेल पाने के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। ये जो जश्न भ्रष्टाचार मनाने आ रहे हैं ना, मतलब जेल से छूटने के बाद इस प्रकार नाचते गाते बैंड बाजा बारात के साथ ही आते हैं जैसे जश्न बहुत बड़ा काम किया, बड़ा स्वतंत्रता संग्रामी थे, अभी अभी जेल से निकल कर आए। गबन करने के लिए जेल में थे साहब, करोड़ों खरबों रुपए गरीब जनता का गबन करने के लिए जेल में थे, छूट बेल पे आए हैं, छूटे नहीं। और उसके बाद आके इस प्रकार के निरर्थक आरोप लगाना, उसके लिए राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए राहुल जी का हर बार ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड, राफेल पे झूठ बोलते हैं, लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, संघ के लिए झूठ बोलते हैं, कोर्ट में डिफेमेशन होता है, कोर्ट में जाते हैं, नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। पहले झूठ बोलो फिर कोर्ट में जाके माफी मांगो। इसी प्रकार का पूरा इनका व्यक्तित्व रहा है। मगर मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। जहां तक झारखंड का सवाल है, 19 वर्ष हो गए झारखंड को बने, 5 वर्ष का स्थायित्व रहा है। इससे पहले झारखंड को एक चारागाह के रूप में, एक प्रयोगशाला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया। केवल और केवल ATM मशीन खोल के रखो, यहाँ कण कण से, गिट्टी गिट्टी से, कंकड़ कंकड़ से, पत्थर पत्थर से पैसा निकालो, उस पैसे को गांधी परिवार के पास भेजो। इसके सिवा कुछ काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, राजग ने नहीं किया। मधु कोड़ा साहब को, एक निर्दलीय व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, किस प्रकार से उनके कंधे पर भ्रष्टाचार रूपी बंदूक रख के आपने भ्रष्टाचार किया, उसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। 4,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। हजारों करोड़ों रुपए का गबन करने वाले राहुल गांधी और उनके परिवार इसका जवाब दे कि आखिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही। और जहां तक भ्रष्टाचार, यथाशीघ्र आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भ्रष्टाचार और करप्शन शब्द will be replaced by Congress because Congress and corruption have become synonymous. अब जहां भी आप करप्शन सुनते हैं, आप जानते हैं इसका अर्थ कांग्रेस ही है, कांग्रेस का ही कुछ ऐसा होगा कि करप्शन हुआ। इसलिए the corrupts should not in fact without evidence try to label others as corrupts.
इसलिए राहुल जी आप माफी मांगे। इनकम बढ़ सकता है, इसके लिए प्रयास किया गया है। तो जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र को लोग बोलते हैं आदिवासी के लिए क्या किया, मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अभी रघुवर दास जी और नरेंद्र मोदी जी का शासन काल में एक आदिवासियों के लिए योजना पहुंचा तो शायद कभी किसी के लिए पहुंच सकता। मैं इसका साक्षी हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जो लोग आज करते हैं पैसों के बल पर, आप काम के आधार पर वोट नहीं मांगते, लेकिन वो क्षणिक है। जनता जाग चुकी है, जनता जवाब देगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट आएगा और कांग्रेस और जेएमएम के पक्ष में वो क्या दिखाने वाले हैं। जनता वोट के चोट पर जवाब देने वाली है। आज इस समय मैं कहूं कि तीसरा चरण का इलेक्शन परसों होने वाला है। उपाध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वर्तमान अध्यक्ष, उससे पहले के अध्यक्ष सारे बेल, और अभी चिदम्बरम साहब, उनके चिदम्बरम साहब ने कहा गया है फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी, वो भी बेल पे। मतलब नेम देम। पिछले बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था विकास गाड़ी वर्सेस बैलगाड़ी, आपके भी दो जो प्रत्याशी हैं भानु प्रताप शाही और शशि भूषण मेहता, दोनों रेप और मर्डर के उन पे चाहिए। हमने तो नहीं कहा कि कानून अपना काम नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कानून को अपना काम करना चाहिए, और अगर किसी प्रकार के आक्षेप किसी पर है तो बिल्कुल कानून काम करे, बिल्कुल कोई इसमें हमें आपत्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी का स्वागत करती हूँ और आए हुए तमाम मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस समय लोकतंत्र का महापर्व है और आज तीसरे चरण का अंतिम दिन है। 5 बजे प्रचार थमने वाला है, लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें मुझे कुछ बातें कहनी है। जिस तरह से लोगों ने कहा कि विकास कहाँ है, कई बातें सामने आती है, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लगातार चल रही है और यही सरकार ने जो काम किया है, आज लोग कह रहे गांव में कहाँ योजना है। मैं तो कहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के कारण ही गांव-गांव में योजना गई है। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम शौचालय बना पाए। किसी बहन को अगर बोलिएगा तो अपना इज्जत घर बनाने के लिए सोचते थे कि हम कैसे बनाएंगे। अपना भाई को भी नहीं बोल पाते थे, ना पिताजी को बोल पाते थे। और आज मैं प्रत्येक गांव में घूमी हूँ। तीनों आज तक जो तीसरा चरण का जो चुनाव है और उस समय मैं पूरा जगह घूमी हूँ, तो हर गांव में लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के काम से। अंत्योदय के माध्यम से प्रत्येक लोगों को प्रत्येक घर में 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, इससे भी लोग खुश हैं। लोग जब जीवन में अंतिम चरण में जब जाते हैं, बीमार होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए दूसरे से पैसा लेना पड़ता था, नहीं तो खेत को बंधक करना पड़ता था, नहीं तो महिलाएं अपने सोने का चेन होता था उनको बंधक रखती थी। आज आयुष्मान के कारण उनको लाभ मिला और गांव-गांव में अभी सभी महिलाएं और पुरुष खुश हैं और कई लोगों का इलाज इससे हुआ है। आंख का ऑपरेशन सबको आयुष्मान के माध्यम से हुआ है। किसी का पैर टूटा हो तो उसका इलाज आयुष्मान से हुआ है। किसी का किडनी खराब हुआ है तो उनका इलाज आयुष्मान से हुआ है। तो ऐसे तमाम गाँव के लोग बड़ी खुश है। उसी तरह से आप देखेंगे अभी अभी सभी किसानों को सम्मान मिला। सभी किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से जनधन योजना से जिन्होंने खाता खोला था, ऐसे तमाम कृषकों के खाते में पैसा जाने लगा है। कोई सपने में नहीं सोचा था और सब जनता बोलती है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं। मैं तो जिस जिस गांव में गई वहां का जनता बोले कि जो 5 साल में हमको लाभ मिला शायद कभी मिलता होता। चाहे बहनों को चाहे भाइयों को जो सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, शायद कभी किसी ने देता। अभी अभी आपने देखा होगा जोहार योजना माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से शुरू किया गया है, उसमें 50% महिलाओं को उसका लाभ मिला। पशुपालन के क्षेत्र में कृषि का डॉक्टर बना करके मिट्टी बोलना चाहूंगा, ये जो दिलीप सिंह सेंगर है उनके लिए क्यों सवाल खड़ा होता है? देखिए, जहां तक अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 3 दिन पहले, राहुल गांधी जी ने वायनाड में अपने एक भाषण में इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा है। मैं इसमें स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर संवेदनाओं के साथ हमें अपनी बात को रखनी है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कहीं होता है तो न केवल पत्रकार, बच्चा हिंदुस्तान की सरकार, राज्य सरकार से सवाल पूछे, उसका दायित्व है सवाल पूछना और हमारा कर्तव्य है हम उसके सवाल का जवाब दें और सुरक्षा प्रदान करें, तभी हम सरकार में। कहीं हमसे त्रुटि होती है तो भी आप सवाल पूछें। आपने देखा होगा परसों किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने पुणे में पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात की। उन्होंने खुद कहा है कि जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे देश के आईन मंत्री हैं, उन्होंने भी कल सभी राज्यों को फरमान जारी किया है, चिट्ठी लिख दी गई है कि इस प्रकार के अपराधों में 6 महीनों के अंदर निपटारा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से।
योगी आदित्यनाथ जी ने भी कल उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये सारे केसेस निपटारा हो। मगर मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इतने बड़े संवेदनशील विषय पे राजनीति करने की कोशिश की और भारत को विश्व का बलात्कार का राजधानी बताया, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया, सारे विषय आप जरूर पूछें, किंतु देश के नाम को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपमानित करने की चेष्टा राहुल जी को नहीं करनी चाहिए।